दोस्तों, जेन ज़ी यानी 15-16 साल से 28-29 साल के बच्चे, इन बच्चों से मोदी सरकार आजकल इतना घबराई क्यों है? अगर 8-10 हज़ार बच्चे दिल्ली की सड़कों पर उतर आते हैं तो मोदी जी की नींद क्यों उड़ जाती है? सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस जनरेशन में, इस नई युवा पीढ़ी में ऐसा क्या है कि इतना खौफ भर गया है गुजरात लॉबी में? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर आप पिछले 4-5 बरसों का इतिहास देखें, तारीख देखें, तो इसी जेन ज़ी ने, इसी जनरेशन ने कई सरकारों के, कई मुल्कों में सरकारों के तख्ते पलट दिए। मिसाल के तौर पर वो चाहे 2022 का श्रीलंका हो, या फिर 2024 में बांग्लादेश हो, या फिर 2025 में इंडोनेशिया हो, या फिर इसी साल 2025 में नेपाल हो। जेन ज़ी जहां जहां सड़कों पर उतरा है, वहां वहां सरकारें गिरती गईं, तख्त और महल लुटते चले गए। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भारत में नेपाल जैसा हाल होने जा रहा है, नेपाल जैसा तख्ता पलट होने जा रहा है, लेकिन एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो युवा है इस मुल्क का, इस वक्त वो वाकई एंग्री यंग मैन है, एंग्री यंग मैन है। छात्र विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार की है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब सच्चाई ये भी है कि युवाओं का, जेन ज़ी का ये जो गुस्सा है, पहली बार 12 बरसों में पहली बार, यानी 2014 के बाद पहली बार सड़कों पर ये गुस्सा दिख रहा है। और इसलिए वो चाहे मिस्टर मोदी हों या मिस्टर शाह हों, भीतर से हिले हुए हैं, एक जैसे डर समाता जा रहा है। अब मोदी जी तो जेन ज़ी पर कुछ नहीं बोल रहे, चुप हैं, लेकिन उनके जो नए नवेले अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नड्डा जी के बाद जो बनाए गए नितिन नबीन ने आज कहीं ना कहीं मोदी जी के दिल की बात कह दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, आप ट्वीट देखिए अपनी स्क्रीन पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर, कुछ लोग विदेश में बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, कॉलेज कैंपस में रहता है, लेकिन भारत का युवा दिल्ली में बैठे कुछ लोगों की मुट्ठी की कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला है। अब ये इशारा साफ तौर पर अभिजीत दीपके की तरफ है, जो अमेरिका में रहते हैं, कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं, बोस्टन से आज दिल्ली आए थे, और उन्हीं पर सीधे सीधे चोट है कि आप कठपुतली नहीं बना सकते, आपका कुछ चलेगा नहीं यहाँ पर। अब बीजेपी का डर अपनी जगह, उसको लगता है कि ये जो कॉकरोच है कहीं धीरे धीरे वो कमल को ही ना खा जाए। बहरहाल इस डर पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ज़रा युवाओं की बात कर लें कि युवाओं की आज की तारीख में दोस्तों स्थिति क्या है, और स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आंकड़ों से मैं तस्वीर बयान करने की कोशिश करूं तो इस वक्त हिंदुस्तान में जितनी बेरोज़गारी है उसमें 67% जो बेरोज़गारी है वो अंडर ग्रेजुएट्स, यानी जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, 67% वो बेरोज़गार है। वो चाहे इंजीनियर हो, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे बीकॉम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर वो बीए के स्टूडेंट हो, नॉर्मल ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट्स 67% हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयड। और ये डाटा मेरा नहीं है, आज़िम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का डाटा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जो देश के युवा हैं, खासकर जो बेरोज़गार हैं, वो सिस्टम से नाराज़ हैं। और अगर आप मेंटल स्टेट उनका देखेंगे तो थोड़ा सा डिप्रेस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, थके हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब कोई बेरोज़गार युवा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने बैठता है या नौकरी की तलाश में कोई रिक्रूटमेंट टेस्ट देता है, तो या तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर इम्तिहान में कोई धांधली हो जाती है, या नंबर चेकिंग में कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब इस देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बेरोजगारों को कह देता है कि ये तो कॉकरोच हैं,
already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. There are youngsters like cockroaches. और चीफ जस्टिस के कॉकरोच कहने के बाद जब एक भारतीय युवा ने, जो अमेरिका में रह रहे थे, अभिजीत दीप के, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी ही बना दी और उसका मैनिफेस्टो ये रख दिया कि अगर कोई चीफ जस्टिस या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद सरकारी ओहदे पे बैठता है, राज्यसभा का मेंबर बनता है, तो हिसाब करेंगे और इस सरकार का भी हिसाब करेंगे। जब इस तरह की एक पार्टी सोशल मीडिया पे खड़ी होती है तो फिर ऐसे जो युवा जो पेपर लीक होने से, धांधली की वजह से बेरोजगार थे और बेरोजगार होते चले जा रहे थे, दोस्तों उन्हें एक उम्मीद का एक चिराग दिखता है। और शायद यही वजह है कि रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर सोशल मीडिया पे, खासकर इंस्टाग्राम पे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की संख्या पार करते चले गए। एक समय तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ फॉलोअर थे, जो शायद बीजेपी, कांग्रेस या जितनी भी इस देश में राजनीतिक दल हैं उनसे कहीं ज़्यादा फॉलोअर इस पार्टी के थे। अब दोस्तों, शुरू में मैंने एक सवाल किया था कि नरेंद्र मोदी जी इतना डरे क्यों हैं, घबराए क्यों हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी से, या इस जेन ज़ी की ये जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, इससे क्यों डरे हुए थे। दरअसल सच्चाई ये है कि शुक्रवार की शाम, फ्राइडे नाइट को, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मोदी जी के टेबल पर रखी गई, ऐसा सूत्र बताते हैं, तो ये कहा गया था कि साहब ये जो जेन ज़ी का आंदोलन होने जा रहा है, ये जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है जंतर मंतर में शनिवार को दिल्ली में, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आने वाले नहीं हैं। हद से हद 1,500-2 हज़ार लोग आएंगे, या आप यूँ कह सकते हैं 2-2.5 हज़ार आएंगे। अब 2-2.5 हज़ार का प्रोटेस्ट का तो कोई मतलब नहीं है। अब ये रिपोर्ट पढ़कर मोदी जी को थोड़ा सुकून भी मिला होगा, उनको लगा होगा कि भाई ठीक है, एक हवा का झोंका आया और चला गया। लेकिन आज शनिवार को जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ 10-11 बजे से, और अभिजीत दीप के जो है वो दिल्ली लैंड करते हैं, बोस्टन से फ्लाइट पकड़ते हैं, सीधे नई दिल्ली आते हैं और उनके साथ कुछ 4-5 साथी उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने आते आते सरकार के होश उड़ गए, क्योंकि खबर ये आने लगी लोकल इंटेलिजेंस से कि साहब दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर छात्रों की भीड़ है, जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर छात्रों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, बस अड्डे हैं वहाँ पर भीड़ है। और धीरे धीरे ये जो तादाद है ये 1,500 से 2,000, 2,000 से 2,500, 2,500 से 4, 4 से 5 और बढ़ती ही चली गई। और शायद ये जो भीड़ बढ़ती चली गई उसने सरकार का कॉन्फिडेंस हिला दिया कि हो क्या रहा है। अब दोस्तों, आज के इस प्रोटेस्ट में 2 ऐसी चीज़ें हुई जो मोदी जी के मुखालिफ गई। नंबर 1, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्राउड आया। कहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही थी कि हो सकता है 1,500-2 हज़ार, 2,500 हज़ार तक बच्चे आएंगे, लेकिन 4-5 गुना ज़्यादा बच्चे आए। और अगर आप कनॉट प्लेस का एरिया भी जोड़ लें तो ये गिनती वाकई 10,000 से ऊपर जाती है। बहरहाल मैं इस गिनती में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि 19 से ज़्यादा संख्या में बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, वो भी जब टेम्परेचर 40-42 डिग्री हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो और व्यवस्था नदारत हो। वहाँ पर खुली सड़क पर और तपती धूप के नीचे इस आंदोलन में 5-6 घंटे खड़े होना आसान नहीं था, और शायद इसलिए अभिजीत की तबीयत भी खराब हुई। तो मैं आता हूँ दूसरे मामले पर, और दूसरा मामला क्या है कि वो चाहे सोनम वांगचुक की सलाह हो या अभिजीत दीपके की सलाह हो या उनके बाकी साथियों की सलाह हो, एक और गेम खेला। और वो गेम ये था कि सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया कि 5 बजे तक अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो हम 5 बजे के बाद फैसला करेंगे कि हमें करना क्या है। और मोदी जी के लिए 2-3 घंटे में डिसाइड करना वाकई मुश्किल था। वैसे भी दोस्तों, अगर धर्मेंद्र प्रधान को आज वो कुर्बान करते हैं तो कई मंत्रियों को कुर्बान करना पड़ेगा। उसमें निर्मला सीतारमण हो सकती हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था का जो हाल बना रखा है, या फिर एस जयशंकर हो सकते हैं, जिन्होंने विदेश नीति को पूरी तरह से चौपट कर दिया, यही उन पर आरोप हैं। या फिर ये हरदीप सिंह पुरी हो सकते हैं, एप्स्टीन फाइल वाले मिस्टर पुरी। कई मंत्रियों को कुर्बान करना पड़ेगा अगर धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बान किया। अब सवाल ये है कि मोदी जी ने सोचा नहीं होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, शनिवार को ये बच्चे फिर उसी जंतर मंतर पर बैठने जा रहे हैं। और यही नहीं, अब ये आंदोलन जेन ज़ी के पूरे देश में होंगे। दिल्ली के अलावा
कलकत्ता में होंगे, मुंबई में होंगे, भोपाल में होंगे, अहमदाबाद में होंगे, बेंगलोर में होंगे, हैदराबाद में होंगे और भी कई शहरों में होंगे। अब एक और मुसीबत मोदी जी के लिए, ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों ने खुलकर समर्थन किया कॉकरोच जनता पार्टी का। सबसे पहले तो जितनी लेफ़्ट पार्टीज़ हैं, जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन से लेकर चाहे वो सीपीएम हो, सीपीआई हो, जितनी भी लेफ़्ट पार्टीज़ हैं, वामपंथी दल हैं, वो सब के सब शामिल हो गए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि हम समर्थन करते हैं। हम सभी युवाओं का समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जितने भी मुद्दे हैं उसमें अपनी बात बहुत प्रखरता से रखती आई है। लोगों का बहुत साथ और विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी भले ही इस वक्त मुसीबत में फंसी, लेकिन उनके ज़्यादातर सांसद नेताओं ने खुलकर समर्थन किया है जेन ज़ी के इस आंदोलन का। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी तरफ से संजय राउत ने कहा कि हम समर्थन करते हैं। बाकी पार्टियां भी समर्थन कर रही, सिर्फ कांग्रेस थोड़ा सा परहेज कर रही, क्योंकि कांग्रेस में जो कुछ संगठन के नेता हैं, कुछ लिबरल्स हैं, उनका ये सोचना है कि इसके पीछे कोई ना कोई बीजेपी की चाल है, इसके पीछे बीजेपी की चाल है। कांग्रेस को लगता है कि शायद ये जो जेन ज़ी का आंदोलन है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन है, NSUI, जो यूथ कांग्रेस है, उसकी स्पेस ना ये खा ले कहीं पर। तो ये थोड़ा सा भी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को थोड़ा शक शुबा है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन सूनर और लेटर अगर ये आंदोलन तेज़ होता है, अभी तक गैर राजनीतिक है, अगर इसका फ़ायदा होगा किसी को तो ममता बनर्जी को नहीं होगा, स्टैलिन को नहीं होगा, वो किसी अखिलेश यादव को नहीं होगा। असली फ़ायदा अगर हिंदुस्तान में कोई उठाएगा मोदी के खिलाफ तो यही साहब है, राहुल गांधी। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे पीछे सोनर लेटर इसमें शामिल होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर मोदी जी का बीपी थोड़ा और हाई हो सकता है। अब दोस्तों, मोदी सरकार थोड़ा सा स्केप्टिकल, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा बेचैन एक और वजह से भी, और ये वजह बहुत बड़ी है। सी वोटर। अब सी वोटर एक्चुअली आप कहें तो बीजेपी की समर्थक एजेंसी रही है। सी वोटर जो है, सी वोटर ने एक सर्वे दिया जेन ज़ी पर, और सर्वे इस बात पर है कि जेन ज़ी यानी जो युवा पीढ़ी है, जो मैंने आपको बताया था 15-16 साल से लेकर 28-29 साल के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी जो है, क्या ये वाकई मोदी सरकार से नाराज़ है, और क्या इसको लगता है कि मोदी सरकार डिटैच है जेन ज़ी से, यानी युवा पीढ़ी से बिल्कुल ही अलग थलग है, उसकी कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह है मोदी सरकार। देखिए क्या नतीजा आता है, और ये गोदी मीडिया का सर्वे मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी स्क्रीन पर देखिए, 18 से 24 साल के बच्चे कह रहे हैं 76% वो मानते हैं कि मोदी सरकार बेपरवाह है युवाओं के लिए, बिल्कुल भी उसे चिंता नहीं है युवाओं के भविष्य की, इस तरह की नीतियाँ हैं। और 25 से 34 साल के बच्चे, युवा, 74% कह रहे हैं कि भाई वाकई ये सरकार बेपरवाह है जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं के मामले। यानी कुल मिलाकर 75% 18 से लेकर 34 साल के युवा मोदी सरकार के लिए कह रहे हैं कि ये सरकार पूरी तरह निकम्मी है, इसे हमारी परवाह नहीं है। यानी हर 4 में से 3 बच्चे कह रहे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद द मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी को कोई परवाह नहीं है, वो पूरी तरह से डिटैच हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक और पॉइंट है, ये जो जेन ज़ी है, ये जो युवा पीढ़ी है, इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, इसमें ना कोई सवर्ण है, ना इसमें कोई गैर सवर्ण है, ना दलित है। कटिंग अक्रॉस कम्युनल, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस, ये इसका एक फॉर्मेशन है, बल्कि एक यूँ कहूँ एक मिजाज है। और आज जब हम कवर कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को, तो वहाँ भी हमें वही चीज़ दिखी। दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, सवर्ण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। सिर्फ यूथ ही आप कह सकते हैं उनका कास्ट है और क्रीड है, और इसलिए मोदी जी को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को ऊपर नीचे दाएं में हर जगह काटेगा। ये 40% आबादी है, 18 साल के ऊपर हैं, वोटर हैं सबके सब। 10-12 साल के बच्चों की यहाँ बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह की रिपोर्ट है बीजेपी के भीतर, इस तरह की चर्चा है, इस पर मीटिंग्स भी हो रही हैं कि अगर देर सवेर
कॉकरोच जनता पार्टी जो एक सिविल सोसाइटी के तौर पे, एक अन्ना हज़ारे मूवमेंट के तौर पे सामने उभर के आई है, अगर इसके आंदोलन में भीड़ बढ़ती गई और पीछे से पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टियां इसके पीछे खड़ी हो गई, तो वही खेल होगा जो मोदी जी ने अन्ना हज़ारे के मूवमेंट को तोड़कर गेम खेला था 2014 में। और मोदी जी ने क्या किया था कि जिस वक्त अन्ना हज़ारे का आंदोलन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई और फिर अन्ना और केजरीवाल के बीच में एक खाई पैदा हुई, उस वक्त एक आदमी ने खेल किया कुछ इन आदमियों के साथ में, जिसमें अजीत डोभाल थे, नृपेंद्र मिश्रा थे, अनिल बैजल थे, कई और थे लोग जो कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे। और बाद में सबने देखा कि अजीत डोभाल हो, नृपेंद्र मिश्रा हो, ये सारे के सारे लोग मोदी जी की तरफ चले गए। और शायद सबसे बड़ी भूमिका उसमें केपीएस गिल की थी। केपीएस गिल वो शख्स थे जो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, अक्षरधाम पर हमला हुआ था, तो उनके वो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। और केपीएस गिल ने डोभाल को उनसे मिला दिया था। और डोभाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरएसएस की बैकग्राउंड से ही कहीं ना कहीं आते हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा कि अन्ना मूवमेंट को अगर किसी ने कैश किया, उस करप्शन मूवमेंट को, एंटी करप्शन मूवमेंट को किसी ने कैच किया, तो मिस्टर मोदी ने 2014 में कैश किया। और मोदी जी को लगता है कि अगर अन्ना आंदोलन की तरह ये जेनजी आंदोलन आगे बढ़ा और 27 या 28 आते आते इसके पीछे कांग्रेस खड़ी हो गई, विपक्ष खड़ी हो गई, तो क्या मेरा हाल वही होगा जो 2014 में मनमोहन सिंह का हुआ था? क्या उसी दांव से मुझे हराया जाएगा जिस दांव से मैंने बाजी जीती थी? तो जिस दांव से मोदी जीते थे, सत्ता में आए थे, कहीं उसी दांव से सत्ता से वापस ना हो जाए, कुर्सी ना चली जाए उसी दांव से। ये एक डर है, बड़ा डर है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या कमी रह गई और किस तरह के वीडियो, किस तरह के सब्जेक्ट, किस तरह के विषय पर मैं और वीडियो आगे बनाऊं, जहाँ थोड़ा मैं डीप डाइव करूं, अंदर सवालों की तह में जाऊं और जवाब लेके आपके लिए आऊं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।